स्वास्थ्य संबंधी। Scaling new heights in outdoor media. स्वागत है आपका लेमन न्यूज के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की जर्मनी यात्रा का दूसरा दिन जर्मनी को दिया भारत ने न्योता। प्रधानमंत्री ने कहा भारत आओ और नई ऊंचाइयां देखो। मुस्लिमों से मताधिकार छीनने के बयान से बचे बवाल के बाद शिवसेना का यू टर्न। विधायक नीलम गोरे ने कहा कि नहीं की मताधिकार छीनने की बात। मुसलमानों से मताधिकार छीनने की बात पर बोले साक्षी महाराज। कहा परिवार नियोजन का पालन न करने वालों को छीना जाए मताधिकार। रेल बजट के बाद भी नहीं कम हो रही यात्रियों की मुश्किलें। दूरगामी ट्रेनों में भीड़भाड़ से यात्री परेशान। रेल टिकट की कालाबाजारी बदस्तूर जारी। नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से मिले राज्यपाल बीडी टंडन और डॉक्टरों से लिया घायल जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी, साथ ही बेहतर इलाज का दिया निर्देश। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। जर्मनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने हैनोवर व्यापार मेले में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेली मर्केल ने हैनोवर में संयुक्त बयान जारी कर कहा कि हैनोवर व्यापार मेले पर पूरी दुनिया की नजर है। इस मेले को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत की टैक्स व्यवस्था में स्थिरता और पारदर्शिता का भरोसा दिलाते हुए ग्लोबल निवेशकों को निवेश के मौकों का फायदा उठाने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक एजेंडा नहीं है, आस्था का विषय है। वहीं जर्मनी में पहले दिन पीएम मोदी ने हैनोवर व्यापार मेले का उद्घाटन किया और वहां के लोगों से भारत आने और मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने की अपील की। व्यापार मेले के उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया कैंपेन ने दुनिया भर में पहचान हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत में व्यवसाय का कायापलट करने का काम बड़ा है और इससे रातों रात पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि सरकार उस दिशा में बढ़ रही है। बहुत कीन है, और जब मैं कीन कहता हूं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के आइडेंट, इसका प्रभाव इस शताब्दी में सर्वाधिक रहने वाला है। विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रकार के इनोवेशंस हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हम भिन्न भिन्न देशों की शक्ति को भी पहचानते हैं और संभावनाओं को खोजते हैं। इस हैनोवर फेयर में खास करके जर्मनी और भारत के बीच हमारी शक्तियां क्या है, हमारी संभावनाएं क्या है और हम कौन सी चीजें हैं जो मिलकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ा उत्तम अवसर है। भारत को पार्टनर बनने का सौभाग्य मिला है। भारतीय कंपनियां, यहां की टेक्नोलॉजी, यहां के इनोवेशंस, यहां का वर्क कल्चर, यहां की डिसिप्लिन, इन बातों को भली भांति अनुभव करेंगे। भारत के टैलेंट, भारत की क्षमताएं, भारत की संभावनाएं वे जर्मन कंपनियां देखेंगी और मैं समझता हूं कि एक दूसरे को देखने के बाद, एक दूसरे को जानने के बाद, साथ चलने का इरादे के साथ आने वाले दिनों में भारत और जर्मनी, ये दोनों देशों
सामान्य से सामान्य मानवीय के कल्याण के लिए किस प्रकार से नए इनोवेशंस करके आगे आ सकती है। टेक्नोलॉजी एफोर्डेबल हो, टेक्नोलॉजी सामान्य मानवीय के जीवन को क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने के लिए हो, और उस दिशा में हम सर्वाधिक काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारत इस हैनोवर फेयर में भागीदारी करके दोनों देशों की विकास यात्रा में भी भागीदार बना है। ऑनरेबल चांसलर का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जर्मनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इस हैनोवर फेयर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हैनोवर व्यापार मेले के बाद जर्मन बिजनेस समिट में शिरकत की, जहां उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया। उतना ही नहीं, जर्मन बिजनेस समिट का उद्घाटन करते हुए जर्मन बिजनेस समिट को संबोधित भी किया। इंडिया इज नाउ अ चेंज कंट्री। आवर रेगुलेटरी रिजिम इज मच मोर ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव एंड स्टेबल। वी आर टेकिंग a long-term and futuristic views on the issues. Lot of efforts have been made and are still underway to improve the ease of doing business in the country. The scope and potential, the breadth and length of infrastructure and related developments is very huge in India. We have planned to build 50 million houses by 2022. In addition, we are going to develop smart cities and mega industrial corridors. We have targeted 175 gigawatt of renewable energy. We are modernizing our railway systems. In financial services too, we are moving towards a more inclusive and faster delivery of financial products, including bank loans and insurance. We know that our biggest need today is to create jobs of our 65% population, which is young. Hence, Make in India is the need. I also take this opportunity for inviting more and more German companies to India. I assure them all support from my side. Friends, Indo-German partnership should and will flourish. I expect very good outcome from this coming together. Let us work together in mutual interest and for welfare of the people of the two great countries. मेक इन इंडिया की गूंज जर्मनी में भी सुनाई दी। आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड का आयोजन किया गया। कई बड़ी हस्तियों को इस अवार्ड से नवाजा गया। सोनू निगम, मधुश्री, हेमलता समेत कई बड़ी हस्तियों को अवार्ड दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले भी मौजूद रहे। लेमन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अवनींद्र आशुतोष को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें कि भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड ये थे जिसमें कई बड़ी हस्तियों को नवाजा गया इस अवार्ड से, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। सोनू निगम, मधुश्री और तमाम ऐसे नाम थे फिल्मी जगत के जिनको नवाजा गया इस अवार्ड से। लेमन न्यूज के अवनींद्र आशुतोष जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें ये अवार्ड बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या के मौके पर रखा गया था। इस अवार्ड का आयोजन किया गया था जिसमें रामदास अठावले आप देख सकते हैं, उन्होंने पुरस्कार से सम्मानित किया, इस अवार्ड से सम्मानित किया। लेमन न्यूज के अवनींद्र आशुतोष भी इसमें उनको नवाजा गया इस अवार्ड से। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड थे। ये बाबा साहेब की जयंती की पूर्व संध्या पर इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया। ये जो फिल्म है, फिल्म जल्दी आनी चाहिए। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि फिल्म क्षेत्र में जो भी कुछ समस्याएं हैं
वो समझ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ, मैं 3 बार लोकसभा का मेंबर रहा हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ और ये पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित करने की भूमिका ले ली थी। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, सभी जाति धर्म के लोगों की पार्टी है और बहुत जल्द हम हमारी फिल्म में काम करने वाले जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, टेक्नीशियन है, उनकी सबकी एक हम हमारे आरपीआई की विंग बनाने वाले हैं। जिन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर अवार्ड मिला है उन सब लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अरे बड़ा, एक तो पहले तो मैं अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, कौन नहीं है हिंदुस्तान में। और दूसरा, जैसे मैं दूसरों को कह रहा था कि मैं सोच ही रहा था गाड़ी में कि जब हम सारी ज़िंदगी इतना काम करते हैं, खून पसीना एक करके, अब पूरी लगन से अथक परिश्रम करते हैं, तो नेचुरली जब कोई इस तरह का मौका आए और लोग आपको अप्रिशिएट करें तो आदमी को लगता है, अच्छा लगता है। देखो, जब भी अवार्ड मिलता है खुशी तो होती है, लेकिन इस अवार्ड की ख़ास बात ये रही कि हम सबके जिन्होंने भी इतना सारा हमारे लिए किया है, अम्बेडकर साहब ने, ये उनके नाम से ये अवार्ड था, तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो उन्होंने जो काम किए हैं देश के लिए, जो लोगों को सबसे बड़ी बात जो सिखाई है कि जो लोग पीछे रहते हैं उनको कैसे आगे लाना है, ये जो काम उन्होंने किया था, तो उनका नाम साथ में जोड़कर अटावले साहब ने जो अवार्ड फंक्शन ये क्रिएट किया है, तो मैं उनको। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूर्व संध्या पर, उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। आगे बढ़ेंगे, साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत देने वाले साक्षी महाराज अब ये कह रहे हैं कि परिवार नियोजन का पालन नहीं करने वालों के मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए। मेरे सहयोगी पार्टी शिवसेना ने क्या कहा है, बेशक मैं साक्षी हूँ, फिल्म मैंने उसे देखा नहीं, पर इतना तो मैं जानता हूं कि तुष्टीकरण ने देश का सर्वनाश करके रख दिया है। मोदी शुरू हो गया है, अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि तुष्टि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक तुष्टीकरण के आधार पर यहाँ सब कुछ होता रहा। तुष्टीकरण के आधार पर किसी जात विशेष की लड़की के लिए वजीफा दे दिया जाएगा, जात विशेष के लोगों को सुविधा दे दी जाएगी, हिंदू के मंदिर पर टैक्स लग जाएगा और दूसरे कहीं यात्रा करने जाएंगे तो उनको छूट मिलेगी। तो इस देश में तुष्टीकरण ने सर्वनाश करके रख दिया है। तो जो शिवसेना हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे भाजपा हो, हमारा मत ये है कि तुष्टीकरण। वहीं इस पूरे मसले पर अब बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सख्त एतराज जताया। मुख्तार अब्बास ने ट्वीट के जरिए संजय राउत के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नफरत के नक्सलियों से मुझे यही कहना है कि पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो, नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह ट्वीट किया है। एक और ट्वीट उन्होंने किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेरा हिंदुस्तान तालिबानी सोच का जंगल नहीं है, इंसानी संवैधानिक मूल्यों वसूलों का चमन है। इस पर कोई नफरत की प्रदूषित हवा असर नहीं डाल सकती। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने संजय राउत के बयान पर नाराजगी जताई है और ट्वीट के जरिए उन्होंने ये नाराजगी जताई। असदुद्दीन ओवैसी ने संजय राउत के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई भी मतदान का अधिकार नहीं छीन सकता। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद और जेडीयू नेता अली अनवर ने भी संजय राउत के बयान की आलोचना की है। दुनिया की कोई ताकत किसी भी हिंदुस्तानी को, चाहे उसका कोई भी मजहब से या उसका ताल्लुक हो, वोट डालने का, मतदान का इख्तियार नहीं छीन सकती। ये कोई तुरुमची होने दो, किसी माइका लाल में दम नहीं है कि किसी के हक वोट मतदान। और जिनके परिवार के बहुत से सदस्य दूसरे धर्मों के मानने वाले हैं, तो वोट की राजनीति के लिए इस तरह के अनर्गल बयान लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अपने कुछ वैसे कट्टर समर्थकों को
दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का बयान, इस तरह के लोग समय समय पर देते रहते हैं। हम लोग हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक शिवसेना और संघ परिवार का सवाल है, ये लोग तो इस संविधान को मानते नहीं हैं। ये लोग तो धर्म आधारित राज्य की परिकल्पना में जीने वाले लोग हैं। ये लोग फासिस्ट लोग हैं, तानाशाही मनोवृत्ति के लोग हैं। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कामयाब। संजय राउत के इस बयान के बाद सपा नेता अबू आसिम आजमी ने संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। इन्होंने एमआईएम से इनकी बहुत दोस्ती है। पर्दे पर दिखाने के लिए लड़ाई करते हैं ये लोग, लेकिन पर्दे के पीछे ये दोनों एक हो जाते हैं। नूरा कुश्ती है ये। एमआईएम मुस्लिम वोट को इकट्ठा कर देवे और ज़रा भाषण जज्बाती कर देवे तो फिर इनका वोट जो है बिल्कुल पोलराइज हो जाता है, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। अगर आप देखिए कि थोड़े दिनों पहले पूना में एमआईएम ने जब मीटिंग किया था, मीटिंग के लिए एप्लीकेशन किया, तो वहाँ शिवसेना के एमएलए ने बहुत गड़बड़ किया वहाँ पर और पुलिस के जरिए उनकी मीटिंग को रोक दिया गया। परंतु अभी जब इलेक्शन आया तो 7 जगह उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग किया, शिवसेना ने कहीं उसको रोका नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ कि संजय राउत जैसे लोगों की मेंबरशिप ख़त्म होना चाहिए और इनकी पार्टी का जो है जो रिकग्नाइज पार्टी है वो ख़त्म होना चाहिए। ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने का परमिशन नहीं मिलता। संजय राउत की मेंबरशिप बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे सपा नेता अबू आसिम आजमी। आगे बढ़ेंगे। रविवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पार्टी नेता संजय राउत के मुसलमानों से मताधिकार छीनने वाले बयान से मचे बवाल के बाद शिवसेना ने यू टर्न लिया है। पार्टी के विधायक नीलम गोरे ने पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा है कि लेख में मुस्लिमों से मताधिकार छीनने की बात नहीं की गई है, इसे गलत नजरिए से देखा जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि नेता तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ें क्योंकि ये मुस्लिमों के हित में नहीं है। अगर राजनीति में मुसलमानों का केवल इस्तेमाल किया जाता है तो उनका कभी भी विकास नहीं हो सकता। या देशातला मुसलमान हा चिखलातून, नरकातून, गटारातून बाहेर येणार नाही आणि मुसलमान तसाच राहील आणि या नेत्यांची दुकानं जोरात चालतील, सत्ता आणि संपत्ती त्यांना मिळेल आणि मुसलमान मात्र गर्तेमध्ये असा अडकलेला राहील। म्हणूनच शिवसेना प्रमुखांनी म्हटलं होतं काही काळासाठी यांचा मताधिकार स्थगित करा, म्हणजे मुसलमानांचा खरा नेता कोण आहे, त्याच्या सुखदुःखामध्ये कोण सामील होते हे त्यावेळेला कळेल। ज्या दिवशी मुसलमानांचा मताधिकार नष्ट होईल त्या दिवशी सगळे नेते जे आहेत। संजय राउत का ये वो बयान था जिस पर पूरा घमासान हुआ। इससे पहले उन्होंने लेख लिख करके इस पूरे मसले पर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनते हैं। तो ये इसमें से एक भी नेता मुसलमानों के झोपड़े में नहीं जाएगा, उसके मोहल्ले में नहीं जाएगा। और आज जिस तरह से ओबीसी ब्रदर्स पूरे देश में जहर फैलाने की भाषा कर रहे, उससे मुझे बाला साहब ठाकरे की याद आ गई और मैंने ये बात कही। तो ये इसमें से एक भी नेता मुसलमानों के झोपड़े में नहीं जाएगा, उसके मोहल्ले में नहीं जाएगा। और आज जिस तरह से ओबीसी ब्रदर्स पूरे देश में जहर फैलाने की भाषा कर रहे, उससे मुझे बाला साहब ठाकरे की याद आ गई। बांद्रापुर विधानसभा में हुए उपचुनाव के बारे में संभावित नतीजों को लेकर कराया गया एग्जिट पोल में कांग्रेस के हैवीवेट नेता नारायण राणे के लिए चिंता का विषय है। बांद्रा में शनिवार को हुए मतदान में सिर्फ 39% वोटिंग हुई थी। ये पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी कम है। एग्जिट पोल में सर्वे में कांग्रेस उम्मीदवार नारायण राणे और शिवसेना के उम्मीदवार तृप्ति सावंत के बीच 4% वोटों का अंतर बताया जा रहा है। मतदान के तुरंत बाद कराए गए इस सर्वे में जहां बांद्रापुर के 38% लोगों ने शिवसेना की उम्मीदवार तृप्ति सावंत को अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि 34% लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण राणे को अपनी पसंद बताया है। एमआईएम के राजा रहबर खान को 22% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के पेमपाल के जंगलों में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों का हालचाल जानने के लिए राज्यपाल
बलराम जी दास टंडन रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपको बता दें कि इस दौरान राज्यपाल ने जवानों के बेहतर इलाज और देखभाल के निर्देश डॉक्टरों को दिए हैं। साथ ही अस्पताल में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और नक्सलियों की इस करतूत की निंदा की। पुणे में लंबे अरसे के बंद पड़ा प्रभात थिएटर इन दिनों मराठी फिल्मों के लिए जल्द शुरू होने जा रहा है। गौरतलब है कि प्रभात थिएटर के मूल मालिक अजब किवे को ये थिएटर उनके कब्जे में 10 जनवरी को दिया गया था, जबकि 25 दिसंबर को प्रभात थिएटर में फिल्मों का प्रसारण रोक दिया गया था। बताया जा रहा है कि पिछले 83 सालों से प्रभात थिएटर किराए पर चल रहा था। प्रबंधन बदलने के बाद प्रभात थिएटर की औपचारिकता पूरी हो चुकी है, अब बस इसे शुरू करने की देर है। महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर ओलावृष्टि से बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी हुई है, जिसकी वजह से किसान पर दोहरी मार पड़ी है, जिसके चलते किसानों का हाल बेहाल हो चुका है। रात में हुई बरसात से पूरे महाराष्ट्र के कई जिलों में फसलों का भारी नुकसान हुआ है। कई मकानों के छत उड़ गए तो कहीं तेज हवाओं से दुर्घटनाएं हुई। जालना जिले में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे ज्वार, मक्का और प्याज की खेती को भारी नुकसान हुआ। लातूर और नांदेड़ में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। मराठवाड़ा का भी हाल कुछ इस तरह ही रहा, जहां तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बरसात होती रही। जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे नवी मुंबई महापालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए चुनाव आयोग भी सख्त है। नवी मुंबई में आचार संहिता लागू होने के बावजूद 10 बजे के बाद पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम नगर सेवकों और पदाधिकारियों की एक बैठक ली। इस मौके पर चुनाव आयोग का कैमरा जब वहां पहुंचा तो उसे भीतर नहीं घुसने दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अपनी एक गलती तिल का ताड़ ना बनाने दें, इसलिए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे वहां से निकल गए। मुंबई शहर में विद्युत आपूर्ति और परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाले बेस्ट उपक्रम के प्रबंधन की खामियों की वजह से परिवहन विभाग जहां घाटे से जूझ रहा है, वहीं विद्युत उपभोक्ता अब बोझ उनके ऊपर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में विद्युत उपभोक्ताओं को काफ़ी करोड़ों रुपए का उनसे जो है वसूले गए हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए उठ रही मांग, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने इसका समर्थन किया है। कश्मीरी पंडितों के लिए काम करने वाली संस्था रूट्स इन कश्मीर की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में अनुपम खेर ने कहा कि वो भी हजारों कश्मीरी पंडितों की ही तरह चाहते हैं कि पंडितों को एक अलग से उनको बसाया जाए। इसके साथ ही उनकी पहली मिसाल कश्मीर में पंडितों के लिए अलग से स्मार्ट सिटी बनाकर दी जाए। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी देवी ठाकुर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों और ईसाइयों की बढ़ती जनसंख्या देखते हुए इस समुदाय के लोगों की नसबंदी करानी होगी। साथ ही ये भी कहा है कि मुस्लिम और ईसाइयों की बढ़ती जनसंख्या से हिंदुओं के लिए खतरा है। आपको बता दें कि ये सब साध्वी ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा। उन्होंने अपने विवादास्पद बयानों की झड़ी लगाते हुए कहा कि मस्जिदों और गिरजाघरों में देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने हरियाणा में नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगाने का जोरदार समर्थन किया। बांद्रापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी तादाद में वोटिंग की। आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में 7 मनपा वार्डों में से 3 वार्ड ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 80 से 90% है। साथ ही इन इलाकों में मुसलमानों का मत डालने का प्रतिशत अच्छा रहा है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 11 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।